ओके, तो देखो, अभी तक हम लोग यूनिट 1 कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 भी हमारी कंप्लीट है। यूनिट 3 का जो ये पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा अभी पेंडिंग है, ठीक है, ये इतना जो पार्ट है। यूनिट 4 हम कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 5। ठीक है। यूनिट 5 एक बहुत ही छोटी सी यूनिट है और इसमें ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। एक लाइन की उनकी एक्सप्लेनेशन है। अगर तुम्हें वो एक लाइन याद रहेगी तो तुम बाकी का पूरा आंसर बना लोगे। ठीक है, थ्योरेटिकल है, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं है और बहुत ही ईजी यूनिट है। ठीक है, तो इसको मैं ट्राई करूंगा थोड़ा छोटा रखने का, ताकि मेरे को थोड़ा लंबी वीडियो ये ना बने, क्योंकि एग्जाम पास आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके तुम टॉपिक देख सकते हो यूनिट 5 में। पैरेलल आर्किटेक्चर, हमारे पास 3 आर्किटेक्चर है, तीनों को हम देखने वाले हैं और बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर पैरेलल क्वेरी प्रोसेसिंग, ये हम देखने वाले हैं, फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म और उनका ऑप्टिमाइजेशन, और लास्ट में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लोड बैलेंसिंग। ठीक है, बस इतना सा हमारे पास है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। तो ये रहा हमारे पास यूनिट 5, पैरेलल डेटाबेस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पीवाईक्यू एनालिसिस। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, 2023 में 0 नंबर और 2024 में भी 0 नंबर। तो ये एक ऐसी यूनिट है, मतलब कि ज़्यादा पूछ नहीं गई है। 3 साल की ही पेपर हुए, तो 2 साल में तो बिल्कुल नहीं आई थी। पिछले साल आई और सीधा 17 नंबर की आ गई। ठीक है, तो मतलब मकआउट के पेपर में एक बात तो तुम लोग भी जानते हो कि कोई भी यूनिट को हम छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि मकआउट का पेपर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। हो सकता है कोई यूनिट बिल्कुल ना आए, जैसे इन 2 सालों में हुआ, या हो सकता है सीधा फिर 17-18 नंबर की आ जाए। ठीक है, तो छोटी सी यूनिट है और इसको हम जल्दी से कवर करेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम आराम से उसको बना के लिख पाओ। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तुम देखोगे 3 पैरेलल आर्किटेक्चर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा इनका डायग्राम है। गोल ऑफ पैरेललिज्म, ये शायद 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। पैरेलल वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। ठीक है, पैरेलल क्वेरी प्रोसेसिंग की 4 फॉर्म ही हम देखने वाले हैं और लोड बैलेंसिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक पैरेलल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दूं, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है, मान लो गूगल कंपनी है और गूगल कंपनी के पास एक यूजर नाम का टेबल है, मतलब गूगल, जितने भी लोग गूगल को यूज करते हैं उनका डेटा है। ठीक है, अब इतना तुम समझ रहे हो कि डेटा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इस डेटा का साइज, मान लो इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इस डेटा का साइज है 100 GB। ठीक है, कितना, 100 GB भी नहीं, चलो 1000 GB। ठीक है, 1000 GB तुम समझ लो कितना बड़ा साइज है किसी भी टेबल के लिए। ठीक है, और इसमें तुम समझ लो कि कम से कम 10 बिलियन यूजर है, क्योंकि एक बंदों के बहुत ज़्यादा गूगल अकाउंट भी होते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। ठीक है, 10 बिलियन यूजर है हमारे पास इस टेबल में। ठीक है, अब अगर तुमको इस टेबल पे कोई क्वेरी करनी है, मान लो तुमने एक सिलेक्शन ऑपरेशन लगाया। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे टेबल को स्कैन करोगे तुम। तो तुमको 10 बिलियन यूजर का डेटा स्कैन करना पड़ेगा एक ही टेबल पे। ठीक है, तो इसमें तुम देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मान लो ये 10 बिलियन रोज को स्कैन करने में तुमको लग रहा है 100 सेकंड का समय। ठीक है, 100 सेकंड का समय। तो तभी किसी ने बोला कि क्या, अगर मैं 100, ये जो 10 बिलियन का हमारे पास डेटा है, अगर मैं इस टेबल को डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस टेबल को 10 टेबल में डिवाइड कर दूं, ऐसे ऐसे करते करते 10 टेबल में, और हर एक टेबल में हम रखेंगे 1 बिलियन डेटा। पहले क्या था, एक टेबल थे उसमें 10 बिलियन यूजर थे। अब हमने क्या किया, इस एक टेबल को डिवाइड कर दिया और इसको हमने अलग अलग सिस्टम में रखा, और हर एक सिस्टम में जो हमारे पास नया डेटा है उसके अंदर 1 बिलियन डेटा है, मतलब 1 बिलियन यूजर्स है। ठीक है, तो जब हम सिलेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे इन 10 टेबल्स पे एक साथ, तो पहले क्या हो रहा था कि हमको 10 बिलियन स्कैन करने में लग रहे थे 100 सेकेंड। अब हमने क्या किया कि हमने 10 नए टेबल बनाए, उनको हमने 10 नई जगह स्टोर किया। अब हम जब इन पे एक साथ सिलेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब इस टेबल पे भी हमने एक साथ सिलेक्शन लगा दिया, इस टेबल पे भी एक साथ सिलेक्शन लगा दिया, तो क्या होगा कि जहाँ पहले हमको 100 सेकेंड लग रहे थे, अब हमको 10 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, और यही जो पूरा आइडिया है कि क्या अगर हम अपने नंबर ऑफ कंप्यूटिंग पावर को, अगर हम नंबर ऑफ सीपीयू को बढ़ा दे, या नंबर ऑफ मेमोरी को बढ़ा दे, या जितनी मेमोरी हमारे पास है उसको इंक्रीज कर दे, सीपीयू को इंक्रीज कर दे, इनपुट आउटपुट को इंक्रीज कर दे, तो क्या हम अपनी परफॉर्मेंस को लीनियरली बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मान लो हमने यहाँ पे जो डेटा का जो नंबर ऑफ डेटा था, हमने उसको 10 से डिवाइड किया, तो जो हमारा टाइम था वो भी 10 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर स्केलिंग, जो हम आगे देखने वाले हैं। पर जो ये मैंने अभी आइडिया डिस्कस करा, यही आइडिया फाउंडेशन है किसका, पैरेलल डेटाबेस का। ठीक है, तो चलो एक बार लेट मी इरेज दैट। या
ठीक है, तो पैरेलल डेटाबेस की एक फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ तुम्हारे पास है और इसमें वही लिखा हुआ है कि एक पैरेलल डेटाबेस एक डीबीएमएस है इम्प्लीमेंटेड ऑन अ टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है वो तुमको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। याद रखना कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम है तो टाइटली कपल है, और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो लूजली कपल्ड होता है। ठीक है, तो पैरेलल डेटाबेस एक डीबीएमएस है इम्प्लीमेंटेड ऑन अ टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर दैट एक्सप्लॉइट पैरेललिज्म इन स्टोरेज, जैसे मैंने बताया मेमोरी, सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट, टू डिलीवर हाई परफॉर्मेंस फॉर लार्ज डेटाबेस एंड हाई ट्रांजैक्शन वैल्यूज। ठीक है, इतना सा हमारे पास मतलब है। तो अब एक इसका मतलब है कि वाई पैरेलल डेटाबेसेस एग्जिस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे पास तीन बोटलनेक है, एक है सीपीयू क्लॉक, ठीक है, एक है मेमोरी, और एक है डिस्क इनपुट आउटपुट। ठीक है, जैसे सीपीयू का मैंने बताया कि अगर हमको कोई 10 बिलियन के यूजर्स को स्कैन करने में 100 सेकंड लग रहे हैं, तो ये 100 सेकंड ना बहुत लंबा समय है इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये हमको रिड्यूस करना था, तो हमने क्या किया, एक हटा के 10 सीपीयू लगा दिए जो 10 इंडिपेंडेंट टेबल्स को अलग अलग स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक हमारे पास है मेमोरी की, मान लो 1000 जीबी का डेटा है। अब ये भी हो सकता है कि पहले तो हमारे पास इतनी स्टोरेज थी नहीं, तो 1000 जीबी का जो डेटा है वो हम एक कंप्यूटर पे डाल ही नहीं पा रहे। तो हमको वो डालने के लिए हमने 10 कंप्यूटर लगा लिए जो इंडिविजुअली 100 जीबी का डेटा स्टोर कर रहे हैं। उसको हम बोलते हैं मेमोरी बोटलनेक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो परफॉर्मेंस मैट्रिक है, एक को हम बोलते हैं स्पीड अप और एक को हम बोलते हैं स्केल अप। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, इसको तुम हिंदी में समझो कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम जो हमारा हार्डवेयर है, अगर हम उसको n टाइम्स इंक्रीज करेंगे, मतलब हमारे पास मान लो पहले एक सीपीयू था, अब हमने उसको दो गुना कर दिया, यानी कि अब हमारे पास दो सीपीयू है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो हम पहले काम, हाँ, अगर हम पहले काम कुछ एक्स टाइम में कर रहे थे, तो अब हम उसी टाइम को दो गुना जल्दी कर पाएंगे। मतलब अगर हमने अपने हार्डवेयर को डबल किया तो हमारा टाइम हाफ हो जाएगा। ये बोलता है स्पीड अप। ठीक है, और स्केल अप क्या बोलते हैं कि अगर हमने अपने हार्डवेयर को डबल किया तो हमारा जो सिस्टम है वो डबल काम कर पाएगा सेम टाइम में। ठीक है, तुम दोनों समझने जाओगे तो दोनों चीज एक ही है, वो अलग अलग चीजों पे बोल रहा है। ये बोल रहा है कि उतना जल्दी हम कर पाएंगे यानी उतना टाइम कम लगेगा, और ये बोल रहा है कि उतना ज्यादा काम हम कर पाएंगे सेम टाइम में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैसे तो याद रखने की तो मुझे जरूरत है नहीं, पर एक बार देख लो क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। स्पीड अप का मतलब क्या है कि अगर हम अपने हार्डवेयर को डबल करेंगे तो हम वही सेम काम हाफ टाइम में कर पाएंगे, या अगर हम इसको ट्रिपल करेंगे तो 1/3 टाइम में कर पाएंगे। और स्केल अप का मतलब है कि अगर हमने हार्डवेयर को 10 गुना कर दिया, यानी एक सीपीयू की जगह हमने 10 सीपीयू लगा दिए, तो स्केल अप बोल रहा है कि हम अपना काम 10 गुना काम कर पाएंगे सेम टाइम में। ठीक है, और ये हमारा हम आगे देख ही लेते हैं, चलो। ठीक है, फिर हमारे पास आता है गोल्स ऑफ यूजिंग पैरेलल आर्किटेक्चर। और इसमें ना तुम दो पॉइंट बना सकते हो कि पैरेलल आर्किटेक्चर का गोल क्या होता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ भी रखा है। ठीक है, तो इसका गोल सिंपल सा होता है। इसके पहले दो पॉइंट तुम बना सकते हो, टू अचीव अ लीनियर स्पीड अप एंड टू अचीव अ लीनियर स्केल अप। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है ना कि अगर हम 10 सीपीयू लगा भी देंगे तो हम एन टाइम्स वर्क सेम टाइम में नहीं कर पाते, उसके आसपास हो सकता है, पर एग्जैक्ट हम 10 गुना नहीं कर पाते। तो रियल सिस्टम में क्या होता है, वो सब लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर जो रियल सिस्टम है वो सब लीनियर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गोल क्या है पैरेलल आर्किटेक्चर का, टू अचीव नियर लीनियर, यानी कि लीनियर के आसपास हमको अचीव करनी है परफॉर्मेंस। ये पहला गोल है पैरेलल आर्किटेक्चर का। दूसरा कि हमको थ्रूपुट ज़्यादा चाहिए, सपोर्ट 1000 ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। फिर है कि बिग डेटा सपोर्ट, अगर बहुत बड़ा कोई हमारे पास मल्टी पेटाबाइट का वेयर हाउस है तो वो एक सिस्टम पे तुम वैसे ही स्टोर नहीं कर सकते, नो सिंगल नोड कुड स्टोर। ठीक है, फिर हमको चाहिए कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है, अब कॉस्ट इफेक्टिव तुमको लगेगा कि अगर हम हार्डवेयर इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट तो हमारी बढ़नी चाहिए, पर तुम यहाँ पर ऐसा समझ लो कि तुमको एक सुपर कंप्यूटर खरीदना है। ठीक है, जो आता है कुछ 200 मिलियन डॉलर का। ठीक है, और इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो 1000 छोटे कंप्यूटर से, जो वही कुछ 1000 लाख में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लाखों की बात कर रहे हैं। तो वही बात है कि कॉस्ट कंपैरेटिवली सुपर कंप्यूटर से तो कम ही पड़ेगी हमें। ठीक है, 1000 कंप्यूटर के लिए भी। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, ये थे हमारे पास गोल ऑफ यूजिंग पैरेलल आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हमारे पास तुमको एक टेबल दिख जाएगा, ये भी 2025 का एक्चुअली क्वेश्चन आया था 2010 में, फिर ये रिपीट हुआ था 2025 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल डेटाबेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो ये एक्चुअली अगर तुम एक बार इस टेबल को अच्छे से रीड कर लो तो तुम आराम से इसका आंसर कर पाओगे।
एक तो मैंने ऊपर बताया कि कपलिंग के मामले में अगर पैरेलल डेटाबेस है तो वो टाइटली कपल है, और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लूजली कपल है। ठीक है। ऑटोनॉमी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हम स्टडी करते ही आ रहे हैं कि लोकल ऑटोनॉमी देता है, यानी हर एक लोकल साइट के पास लोकल अथॉरिटी होती है। पर ऐसा पैरेलल के केस में नहीं होता, नन। ठीक है। इसका मेन गोल क्या होता है? परफॉर्मेंस स्पीड अप करना या स्केल अप करना। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मेन गोल होता है कि जो रियल वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको रिफ्लेक्ट करना, या फिर लोकल ऑटोनॉमी या फिर जियो लोकेलिटी। ठीक है। फेलियर मॉडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेटेंसी बिटवीन नोड्स, ठीक है, और टिपिकल एग्जांपल इसका तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन पैरेलल डेटाबेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब तुमको लग सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू से तुमने देख लिया था कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता ही नहीं है ये टॉपिक क्या है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता चल रहा हूँ, बाकी तुम इसको एक बार नोट्स को स्टडी कर लेना। ठीक है। ओके, अब हमारे पास आ जाता है पैरेलल आर्किटेक्चर, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम से देखते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 आर्किटेक्चर है। पहला है शेयर्ड मेमोरी। इसमें हम मेमोरी और डिस्क दोनों को शेयर कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में। दूसरा हमारे पास है शेयर्ड डिस्क। इसमें हम सिर्फ डिस्क को शेयर कर रहे हैं। और थर्ड है शेयर नथिंग, जिसमें हम कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। बस बस इतना ही है हमारे पास पैरेलल आर्किटेक्चर। पहला क्या है? शेयर्ड मेमोरी, जिसमें हम मेमोरी और डिस्क दोनों को शेयर कर रहे हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? शेयर्ड डिस्क, जिसमें हम सिर्फ डिस्क को शेयर कर रहे हैं। और तीसरा है शेयर्ड नथिंग, जिसमें हम कुछ भी शेयर नहीं कर रहे। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। पहला आर्किटेक्चर है हमारे पास शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। तो इसके पहले तुम डायग्राम देख लो, क्योंकि तीनों का डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है। तुमको बीच में एक शेयर्ड इंटरकनेक्ट मीडियम बनाना है, ऊपर सीपीयू बनाने हैं, और नीचे वो बनाने हैं जो भी शेयर हो रहा है। तुमको याद क्या रखना है, इसको ज्यादा ओवरथिंक मत करना। शेयर्ड मेमोरी का मतलब है कि मेमोरी तो तुम कर ही रहे हो शेयर, साथ में जो डिस्क है तुम उसको भी शेयर कर रहे हो। ठीक है। तो ये याद रखना, शेयर्ड मेमोरी में क्या शेयर हो रहा है? मेमोरी और डिस्क। ठीक है। सिंपल। इसकी डेफिनेशन तुम यहाँ पे एक बार रीड कर सकते हो कि एक शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर कुछ नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सीपीयू, जो तुमको यहाँ दिख रहा है, ये शेयर करते हैं एक सिंगल ग्लोबल मेन मेमोरी एंड डिस्क। ठीक है। तो ये दोनों इसको शेयर कर रही है, मल्टीपल सीपीयूज। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल है, इसको प्रोग्राम करना आसान है। दूसरा क्या? एक्सीलेंट लोड बैलेंसिंग है, कोई भी सीपीयू कभी भी कोई भी टास्क पिक कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी मेमोरी की अवेलेबिलिटी है। ठीक है। फिर है फास्ट इंटर सीपीयू कम्युनिकेशन वाया शेयर्ड वेरिएबल्स इन मेमोरी। ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसकी स्केलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, इट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। ठीक है। और लिमिटेड अवेलेबिलिटी की शेयर्ड मेमोरी, क्योंकि जो मेमोरी है वो शेयर्ड है, तो हो सकता है एक टाइम पे उसको सारे सीपीयूज एक्सेस ना कर पाए, तो इसको हम एक डिसएडवांटेज में डाल देते हैं कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। ठीक है। तो ये हमारे पास था शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। डायग्राम बहुत सिंपल है। ऊपर तुमको मल्टीपल सीपीयू बनाने हैं, एक शेयर्ड मीडियम है तुम्हारे पास। फिर शेयर्ड मेमोरी में हमारे पास मेमोरी शेयर हो रही है और डिस्क शेयर हो रही है। ठीक है। सिंपल। आगे हम चले तो डिस्क शेयर डिस्क आर्किटेक्चर। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे डिसएडवांटेज था कि जो सारे सीपीयू है वो एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक सीपीयू को अपनी पर्सनल मेमोरी दे दी। और यहाँ पे ये जो है सिर्फ डिस्क को शेयर कर रहे हैं। देखो सिंपल सा डायग्राम है। तुमको ऊपर मल्टीपल सीपीयू बनाने हैं, हर एक सीपीयू के पास अपनी पर्सनल मेमोरी है, किसमें? शेयर डिस्क मीडियम में। जो शेयर डिस्क आर्किटेक्चर है उसमें हर एक सीपीयू के पास अपनी पर्सनल मेमोरी है। इसमें वो सिर्फ अपनी जो डिस्क है उनको शेयर कर रहे हैं। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि इसको स्केल करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है शेयर्ड मेमोरी से। ठीक है। इसमें फेल अगर हो जाता है तो जो सर्वाइविंग नोड है वो डेटा को डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, और ये ईजी टू ऐड है, क्योंकि तुमको बस यहाँ पे आके एक और सीपीयू लगा देना है। ठीक है। पर ऊपर क्या हो रहा था कि सीपीयू था तो उसको मेमोरी से कनेक्ट करो, डिस्क से कनेक्ट करो। पर यहाँ पे क्योंकि उसके पास अपनी इंडिविजुअल मेमोरी होगी तो उसको स्केल करना थोड़ा आसान है, और नोड ऐड करना आसान है। ठीक है। फिर वही डिसएडवांटेज है इसमें कि क्योंकि सारे जो सीपीयू है वो सेम डिस्क को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वो डिस्क के लिए लड़ाई करेंगे। ऊपर तो मेमोरी के लिए लड़ रहे थे, यहाँ पे अब वो डिस्क के लिए लड़ेंगे। ठीक है। तो शेयर्ड नथिंग में क्या बोला कि चलो इनको अपनी पर्सनल मेमोरी तो दे ही दी है, एक पर्सनल डिस्क भी दे दो, खत्म करो काम। तो शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर में क्या है कि तुम्हारे पास नोड है, इसमें तुमने हर एक सीपीयू को एक पर्सनल मेमोरी और एक पर्सनल डिस्क दे दी है, और ये बस ये कुछ भी शेयर नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको बोलते हैं शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। ठीक है। नो हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर। इसकी एडवांटेज क्या है? बेस्ट स्केलेबिलिटी है, कोई हार्डवेयर बोटलनेक नहीं है, थोड़ी चीप कमोडिटी है कि तुमको यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर नहीं चाहिए होता। ठीक है।
और अगर हम वही डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हार्डेस्ट टू प्रोग्राम है, ठीक है। तुमको फिर इंटर नोड कोऑर्डिनेशन देखना पड़ेगा। ऊपर तो क्या था, वो एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे थे, तो तुमको इतनी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक हायर कम्युनिकेशन कॉस्ट है, क्योंकि तुमको अब हर एक के पास अपनी मेमोरी है, तो तुमको डेटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा और वहाँ पे तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो बस यही 3 आर्किटेक्चर हमारे पास है: शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क और शेयर्ड नथिंग, ठीक है। इसमें मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ चीज़ है जो किसी को समझ में ना आए, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है। तुमको याद क्या रखना है, इसका डायग्राम, इसकी डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। क्योंकि अगर वो तीनों आर्किटेक्चर पूछेगा तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, या हो सकता है वो सिर्फ कोई एक आर्किटेक्चर को 5 नंबर में पूछ ले, या हो सकता है दोनों ही पूछ ले 20 नंबर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है, वो है साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क एंड शेयर्ड नथिंग। तो इसको भी तुम एक बार रीड कर लो, ठीक है। इसमें भी कुछ इतना मुश्किल तो है नहीं कि समझाने की नीड हो। इसमें हम क्या शेयर कर रहे हैं, मेमोरी प्लस डिस्क, ओनली डिस्क और नथिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग मॉडल, इसको प्रोग्राम करना इजी है, इसका थोड़ा सा मीडियम है, इसका हार्डेस्ट है, ठीक है। स्केलेबिलिटी तुम देख सकते हो, सबसे ज़्यादा इसकी है, उससे कम इसकी है, और इसकी स्केलेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग है हमारे पास। फिर कॉस्ट पर मॉडल है, इसमें हाई है क्योंकि इसमें हमको एक स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए होता है। इसकी मीडियम है और इसकी लो कॉस्ट है, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा कुछ मुश्किल इसमें है नहीं। फिर हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ पैरेललिज्म इन क्वेरी प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखो, हमने ये पूरी बात इसलिए स्टार्ट करी थी पैरेलल डेटाबेस की, ताकि जो क्वेरी प्रोसेसिंग है हम उसको पैरेलल में कर सके, ताकि हमारा जो 100 सेकंड का टाइम लग रहा था हम उसको 10 सेकंड पे लेके आ सके, ठीक है। इसलिए हमने ये पूरी कहानी स्टार्ट करी थी पैरेललिज्म की। तो इसमें हमारे पास दो फॉर्म होती है पैरेललिज्म की, एक है इंटर क्वेरी और एक है इंट्रा क्वेरी, ठीक है। देखो, इंटर क्वेरी का मतलब क्या है कि तुम, इंटर क्वेरी का मतलब है कि दो डिफरेंट, दो या मतलब मल्टीपल, दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्वेरीज को इंडिपेंडेंटली साथ में पैरेलल में रन कर रहे हो, ठीक है। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, रन डिफरेंट क्वेरीज और ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट प्रोसेसर। तुम्हारे पास है क्वेरी वन, कि तुमको हर एक एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। और क्वेरी टू है तुमको, कि तुमको हर एक एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिसका जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेरी अलग अलग है। अब इंटर क्वेरी में हम क्या करते हैं कि इन दोनों क्वेरीज को पैरेलल में रन करते हैं, कि Q1 भी साथ में एग्जीक्यूट हो रही है और Q2 भी साथ में एग्जीक्यूट हो रही है। तो अगर हम दो डिफरेंट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम उसको बोलते हैं इंटर क्वेरी। और अगर हम एक ही सिंगल क्वेरी को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करेंगे, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था, कि हमने एक बड़े से डेटाबेस को 10 छोटे डेटाबेस में डिवाइड कर दिया, तो इस पे अगर हमको एक सिलेक्शन, कोई क्वेरी रन करनी है, तो इसमें 100 सेकंड लग रहे थे। पर हमने क्या किया, उसी सेम क्वेरी को 10 डेटाबेस में डिवाइड करके 10 जगह एक साथ रन कर दिया, तो ये टाइम कम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम एक ही सिंगल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे थे और क्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर, और इसी को हम बोलते हैं इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म, ठीक है। सिंपल सा आइडिया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अगर तुमको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो, अब क्वेरी सबको पता है, अगर तुमने डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, तो एक तो एसक्यूएल होता है, और बाकी हमारे पास वही है रिलेशनल अलजेब्रा। तो उसमें हमारे पास होता है सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, और फिर जॉइन हमारे पास होते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग होती है, ग्रुप बाय हमारे पास होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एसेंशियली सॉर्ट करते हैं चीज़ों को। तो अगर तुमको एक ही क्वेरी को मल्टीपल जगह रन करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमको एक क्वेरी में क्या क्या होते हैं, मल्टीपल हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। हो सकता है तुम्हें ज्वाइन करना हो, ठीक है। तो बहुत सारे, तो तुम्हारे पास एक ही क्वेरी को साथ में रन करने के दो ऑप्शन है। या तो तुम, हो सकता है कि मान लो तुमने एक जगह सिलेक्शन चला दिया, एक जगह प्रोजेक्शन चला दिया, यानी कि एक ही क्वेरी के अलग अलग ऑपरेटर पैरेलल में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, एक ही क्वेरी जल्दी एग्जीक्यूट होगी। या एक जो हमने एग्जांपल दिया था कि तुमने एक ही ऑपरेटर को पैरेलल में चला दिया ताकि वो जल्दी एग्जीक्यूट हो। तो हमारे पास इंट्रा क्वेरी में भी पैरेलल चलाने के दो तरीके हैं। एक है हमारे पास इंटर ऑपरेटर और एक है इंट्रा ऑपरेटर। इंटर ऑपरेटर मतलब वही बात कि डिफरेंट ऑपरेटर ऑफ द सेम क्वेरी रन ऑन डिफरेंट प्रोसेसर। और इंट्रा ऑपरेटर मतलब है कि एक ही है, जैसे सिलेक्शन है, हमने उसको 10 अलग अलग डेटाबेस में एक साथ चला दिया। तो सबसे स्टार्टिंग से हम जो एग्जांपल करते आ रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, इंट्रा ऑपरेटर, ठीक है, पार्टीशन पैरेललिज्म। तो ये हमारे पास थी क्या, फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म इन क्वेरी प्रोसेसिंग, ठीक है, सिंपल है।
अब अगर हम और आगे जाए तो हमारे पास आती है पार्टीशनिंग स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहले मतलब ये समझो कि हमको पार्टीशन करने की नीड क्यों आई, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 क्लासिकल स्ट्रेटेजी है जो बहुत सिंपल है। तो पहले हमको समझना है कि पार्टीशन करने की नीड क्यों है। देखो, जो वही मैंने सेम जो एग्जांपल दिया था कि अगर तुमको ये जो हमारे पास है इंट्रा क्वेरी, अगर तुमको ये परफॉर्म करना है तो तुमको एक ही क्वेरी को रन करना है, ठीक है। इसके लिए तुमको हो सकता है या तो मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ चलाने पड़े या फिर एक ही ऑपरेटर तुमको बार बार पैरेलल में एग्जीक्यूट करना पड़े, ठीक है। तो इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म परफॉर्म करने के लिए तुम्हारा जो डेटा है या तुम्हारा जो टेबल है वो मल्टीपल नोड्स पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसको हमने 10 में डिवाइड कर दिया। तो जब ऐसा कोई सिनेरियो होगा तभी तुम क्या है इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म को परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारा सारा डेटा एक ही मशीन में है तो फिर वहां पर तो पैरेललिज्म की बात कोई रह ही नहीं गई, ठीक है। तुम पैरेललिज्म ही तब कर पाओगे जब तुम्हारा डेटा जो है वो मल्टीपल सर्वर के पास है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम अपने डेटा को, जो एक टेबल हमारे पास है, हम उसको मल्टीपल डेटा में लेके कैसे जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में हम करते हैं फ्रेगमेंटेशन। पर पैरेलल डेटाबेस में हम फ्रेगमेंटेशन नहीं करते, पैरेलल डेटाबेस में हम करते हैं डेटा को पार्टीशन, ठीक है। तो पार्टीशन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। मान लो तुम्हारे पास एक यूजर डेटा है, इसमें हमारे पास मान लो चार चार रोज है, ठीक है। 4 यूजर का हमारे पास डेटा है। तो सबसे पहले क्या, अगर तुमको इसको मान लो 3 टेबल में डिवाइड करना है, ठीक है। हमको इसको 3 टेबल में डिवाइड करना है। तो एक काम तुम क्या कर सकते हो, पहले यूजर को हमने इस टेबल में डाल दिया, दूसरे यूजर को इसमें डाल दिया, तीसरे यूजर को इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर जो फोर्थ यूजर हमारे पास आया हमने उसको वापस इसमें डाल दिया, समझ रहे हो। साइक्लिक है। जैसे फिफ्थ यूजर आएगा उसको इसमें डाल दिया, सिक्स्थ यूजर आएगा उसको इसमें डाल दिया, सेवन्थ यूजर को फिर से पहले वाले में डाल दिया। तो ये जो पार्टीशन करने का तरीका है इसको हम बोलते हैं राउंड रोबिन पार्टीशनिंग, ठीक है। जो टपल आई है वो आई मोर एन, यानी कि अगर हमारे पास सेवन्थ टपल है तो सेवन्थ डिवाइड बाई 3, जो रिमाइंडर आएगा 1, वो पहले वाले बकेट में चला जाएगा। तो मतलब वही है, पहली रो को पहले में, दूसरे रो को दूसरे में, तीसरे रो को तीसरे में, और फोर्थ वाले को हम फिर से साइक्लिक ऑर्डर में लाके पहले वाले में डाल देंगे। ये हमारे पास होता है राउंड रोबिन पार्टीशनिंग। फिर एक हमारे पास आता है हैश पार्टीशनिंग, ठीक है। हैश पार्टीशनिंग का मतलब क्या है कि देखो सिंपल सी चीज है इसमें। हमारे पास ये कि टपल ऊपर क्या हो रहा था, आई टपल हमारा जा रहा था आई मोड एन में, यानी कि आई आई और मॉड का सिंबल मॉड एन, ठीक है। पर हैश अगर किसी ने अगर डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है तो उन्होंने वहां पे पढ़ा होगा, एक हैश टेबल वगैरह तुमने पढ़ा होगा। तो हैश एक फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से हम अपना जो लुकअप है उसको इजी करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हैश पार्टीशनिंग में हम पार्टीशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैश की ओनली वन नोड टच्ड, ठीक है, बैड फॉर रेंज्ड क्वेरीज। तो हैश पार्टीशनिंग अगर मेरे को समझानी है तो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। तो अब मान लो तुमको कितनी बनानी है, ठीक है, तुमको कितनी वो बनानी है वो समझ लो। तो हैश पार्टीशनिंग में हम ये करते थे कि हमने कोई फॉर्मूला डिफाइन कर दिया और उस फॉर्मूले के बेसिस पे जो आंसर आएगा हम उसको उस बकेट में डाल देते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि एक फॉर्मूला डिफाइन कर लो कि अगर तुम्हारे पास ith टपल है, ठीक है, ith टपल है, तो तुमने एक फॉर्मूला डिफाइन किया कि मैं इसको आई नॉट एन में, मोड एन में नहीं डालूंगा, मैं इसको आई प्लस टू फिर इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, ठीक है। अगर तुम ऐसे एक फॉर्मूला यूज कर रहे हो और जिसको हम बोलते हैं हैश फॉर्मूला, अगर तुम इसको यूज करके पार्टीशन कर रहे हो तो उसको हम बोल देते हैं हैश पार्टीशन, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि मान लो तुम कैसे डिसाइड करोगे तुमको कितनी बकेट चाहिए, ठीक है। अगर तुमको वही बात है, मॉड एन हम कर रहे हैं, ठीक है। मॉड एन का मतलब है तुम इसको एन बकेट में डिवाइड कर रहे हो। जैसे अगर तुमको इसका चाहिए कि इसको तुम फर्दर पार्टीशन कर दो 10 डेटाबेस में, तो तुम मॉड करोगे 10, ठीक है, क्योंकि मॉड ऑपरेटर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और जब तुम 10 से डिवाइड करोगे ना किसी भी चीज को, तो तुम्हारे पास एग्जैक्टली 10 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम इसमें मैक्सिमम हम इसमें 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आता है रेंज पार्टीशनिंग। तो ये समझो हमारे पास एक टेबल है, इसमें हमारे पास 5000 डेटा है, ठीक है। 5000, 5K लिख देता हूँ, ठीक है। हमको इसको 5 डेटाबेस में डिवाइड करना है, ठीक है, 5 में। तो एक बहुत सिंपल सा आइडिया हमारे पास क्या है कि 5 डेटाबेस में डिवाइड करना है। तो 0 से लेकर 1000 डेटा इसमें डाल दो, ठीक है। फिर 1000 से 2000 तक इसमें डाल दो, 2000 से 3000 तक इसमें, 3 से 4 इसमें, 4 से 5000 इसमें। तो ये जो हमने काम किया बस इसी को हम बोलते हैं रेंज पार्टीशनिंग।
कि एक रेंज का डेटा हम एक टेबल में डाल देते हैं, फिर सेम रेंज का डेटा हम नेक्स्ट टेबल में डाल देते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेंज पार्टीशनिंग, समझ गए। तो इतना हमारे पास था क्या, 3 पार्टीशनिंग स्ट्रेटेजी, याद रखना। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमारे पास यहाँ पे भी नहीं है। इतना ही याद रखना कि इंट्रा ऑपरेटर या फिर जो इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म को परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा को पार्टीशन करना होता है, और वो पार्टीशन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। राउंड रॉबिन सिंपल है, फिर हैश पार्टीशनिंग है, और रेंज पार्टीशनिंग और भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे तुमको इनका एक कंपैरिजन टेबल मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आगे अगर हम जाए तो हम ये आ रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है, जैसे पैरेलल स्कैन है सिलेक्शन का, फिर सॉर्टिंग है, फिर जॉइन है, तो इनको हम पैरेलल में एग्जीक्यूट करते कैसे हैं, ठीक है। तो सिंपल है सिलेक्शन का, तो कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हारे पास जितने भी नोड्स में डेटा है, तुम उस पर इंडिविजुअली सिलेक्शन को पैरेलल में रन कर दो, और जो भी आएगा उसको तुम यूनियन ले लो, तो वो तुम्हारा हो जाएगा पैरेलल स्कैन विद सिलेक्शन, ठीक है। हर एक साइड पे इंडिविजुअली सिलेक्शन ऑपरेशन रन करके पैरेलल में उन सब सारे जो रिजल्ट आएंगे उसका यूनियन ले लो, तो वो तुम्हारे पास वहीं पे ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। सेम काम हमारे पास पैरेलल सॉर्ट में भी है, ठीक है। अब मान लो तुमको डेटा को सॉर्ट करना है, मान लो तुम्हारे पास 3 नोड्स है, ठीक है, तुमने 3 जगह डेटा को डिवाइड किया है, तो 3 जगह जो भी है तुम 3 जगह डेटा को सॉर्ट करो, तो इससे तुम्हारे पास क्या आएगा, इससे तुमको 3 सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। और फाइनली तुम क्या करोगे कि जो 3 सॉर्टेड लिस्ट है इनको आपस में सॉर्ट करके एक फाइनल लिस्ट बना लोगे जो पूरी की पूरी सॉर्टेड होगी। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल सॉर्ट, ठीक है। वही ज़्यादा सिंपल, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कुछ है नहीं। तुमने डेटा स्ट्रक्चर में ये पढ़ा होगा कि मर्जिंग सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, वही मर्जिंग सॉर्टेड लिस्ट का, कि पहले हम उनको डिवाइड करके जो आया था 3 नोड्स में, हम उनको सॉर्ट कर रहे हैं, फिर जो हमारे पास 3 सॉर्टेड लिस्ट आई है हम उनको मर्ज कर रहे हैं। सिंपल सा वही आइडिया है हमारे पास पैरेलल सॉर्ट में, ठीक है। तो सबसे मेन अब हमारे पास ऑपरेशन आता है जॉइन का। क्यों? क्योंकि जॉइन ही वो ऑपरेशन है जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी और डीबीएमएस में भी। डिस्ट्रीब्यूटेड में इसलिए क्योंकि हमको जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए पैरेलल जॉइन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टडी करना। इसमें भी हमारे पास 3 क्लासिकल एल्गोरिथम है। सबसे पहले सिमेट्रिक पार्टीशन हैश जॉइन, दूसरा है ग्रेस हैश जॉइन, और तीसरा है ब्रॉडकास्ट जॉइन, ठीक है। तो हम एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना हैश जॉइन, ठीक है। अगर हम एक बार हैश जॉइन समझ गए, फिर हम समझते हैं कि सिमेट्रिक हैश जॉइन क्या होता है और ये ग्रेस हैश जॉइन क्या होता है, ठीक है। देखो हैश जॉइन क्या होता है, अगर तुमको 2 टेबल को जॉइन करना है, ठीक है, तो क्या होता है कि पहले तुम इस टेबल के पास जाते हो और फिर तुम ये पूरा टेबल स्कैन करते हो, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल जॉइन होता है, अगर तुमने डीबीएमएस पढ़ा है तो तुमको ये पता होगा, ठीक है। तो हैश जॉइन क्या बोलता है कि एक एंट्री के लिए तुम पूरा टेबल स्कैन करोगे, फिर दूसरी एंट्री के लिए भी पूरा टेबल स्कैन करोगे। इससे अच्छा मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ कि तुम क्या करो, तुम एक जो टेबल है तुम्हारे पास, तुम उसके लिए एक हैश टेबल बना लो, ठीक है। और हैश टेबल अगेन डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कि इसमें अगर तुमको कोई चीज़ को सर्च करना है तो तुम बिग ऑफ वन टाइम में उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला रहता है। मान लो एक तुमने हैश टेबल बनाया स्टूडेंट रोल नंबर पे, ठीक है। तो तुमने हैश टेबल क्रिएट करने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला यूज किया होगा कि तुम उसमें रोल नंबर इनपुट दोगे 2, और वो तुमको बता देगा अच्छा ये 2, ये तो बकेट नंबर 3 में है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हैश टेबल। तो तुमने एक रिलेशन के लिए हैश टेबल बनाया और तुम दूसरे रिलेशन के पास गए, ठीक है। उसमें तुमको दिखा कि अच्छा पहली रो में क्या है, रोल नंबर 1 है, ठीक है। तो तुम अपने हैश फंक्शन के पास आए, उसने उससे तुमने पूछा कि अच्छा मेरे को ये बताओ कि जो रोल नंबर 1 है वो कहाँ पे है। तो उसने तुमको बताया वो फोर्थ बकेट में है, ठीक है। अब फोर्थ बकेट में तुम जाओगे तो तुमको वहां पे 2 या 3 कुछ रो मिलेगी, तुम उसमें जाके सर्च कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, हैश जॉइन क्या करता है कि पहले हमको एक एंट्री के लिए पूरा टेबल स्कैन करना पड़ रहा था, पर हैश जॉइन क्या करता है, हैश जॉइन हमको बता देता है कि हमारा जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं वो कौन सी बकेट में है, और उस बकेट में जो नंबर ऑफ डेटा है वो पूरे टेबल से बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो यही हमारे पास कंसेप्ट है क्या, सिंपल हैश जॉइन का। अब उस सिंपल हैश जॉइन का ये जो कंसेप्ट है इसको हम लगाते हैं पैरेलल डेटाबेस में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिमेट्रिक पार्टीशन हैश जॉइन, ठीक है। तो इसका तुमको पहले इनपुट समझना है। इसका तुम्हारे पास बैकग्राउंड ये है कि तुम्हारे पास 2 डेटा है और दोनों लार्ज रिलेशन है, ठीक है। कोई भी छोटा कम नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों लार्ज रिलेशन है। और पार्टीशन आर्बिट्रली यानी कि रैंडम, जो हमने ऊपर 3 स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी ना, ये राउंड रॉबिन कर लो, रेंज लगा लो या हैश कर लो, उनमें से कुछ नहीं है। इसने क्या किया, इसके पास एन नोड थे, इसने रैंडमली डेटा डाल दिया, ठीक है, इन दोनों रिलेशन का।
तो हमको ज्वाइन करना है एट्रीब्यूट ए पे। एक हैश फंक्शन हमें दिया हुआ है h, और हमारे पास n बकेट है, ठीक है। तो सबसे पहला फेज क्या है कि रिपार्टीशन करो। क्यों? क्योंकि इसने जो डेटा है वो रैंडमली सफल किया हुआ है, तो हमको नहीं पता कौन सा डेटा कहाँ पे है। तो हम उसको रिपार्टीशन करते हैं, क्या लगा के, हैश पार्टीशन लगा के हम इसको फिर से पार्टीशन करेंगे। स्टेप 2 क्या है कि अगर तुमने एक बार हैश पार्टीशन करके हैश वो लगा दिया, मतलब वापस रिपार्टीशन कर दिया, तो लोकल हैश जॉइन मैंने तुमको अभी समझाया, उसको अप्लाई कर दो। और फेज 3 क्या है, यूनियन ले लो, बस। सिमेट्रिक पार्टीशन हैश जॉइन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनपुट याद रखना। 3 ही फेज है। पहले क्या, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो रैंडमली सफल हो रखा है, तो हम उसको रिपार्टीशन करेंगे। फिर लोकल हैश जॉइन लगाएंगे क्योंकि नाम ही हैश है, और फिर हम उसका यूनियन ले लेंगे। सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पे तुमको कॉस्ट एनालिसिस दिख रहा होगा, पर इतना डेप्थ में जाने की शायद नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक तो कभी पूछा नहीं है, पर मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर तुम एक बार चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास है ग्रेस हैश जॉइन। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही पेज है, ठीक है। और ये हम यूज कब करते हैं, ठीक है, पहले ही तुम इसको याद रखना कि सबसे ज्यादा यूज होता है सिमेट्रिक हैश जॉइन। कब यूज होता है, जब दोनों रिलेशन हमारे पास बड़े होते हैं, ठीक है। अब ग्रेस हैश जॉइन कब यूज होता है, कि अगर हमारे पास दोनों रिलेशन इतने बड़े हैं कि वो एक हमारे पास सिस्टम में फिट ही नहीं आ रहे। तो देखो मैंने क्या बताया था, सिंपल हैश जॉइन में हमको एक हैश टेबल बनाना होता है, ठीक है। अब हैश टेबल जिनको भी याद है वो रैम में स्टोर होता है हमारे पास, इसमें रैम में, क्योंकि रैम से हम फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन है जो इतना बड़ा है कि उसका जो उसका हैश टेबल है वो रैम में स्टोर कर ही नहीं सकते, तो इस केस में क्या करते हैं, हम ग्रेस हैश जॉइन को यूज करते हैं, ठीक है। ये हमको क्या बोलता है कि पहले तुम डेटा को पार्टीशन कर लो डिस्क के अंदर, ठीक है। और फिर पेयर वाइज जॉइन ले लो। पेयर वाइज जॉइन कैसे होता है, वही हैश जॉइन ही होता है, इसका नाम ही हैश जॉइन है, ठीक है। तो ग्रेस का सिंपल सा आइडिया है कि अगर दोनों रिलेशन इतने बड़े हैं कि वो किसी नोड की मेमोरी में आ ही नहीं सकते, तो ग्रेस हैश जॉइन यूज करो। पहले जो हमारे पास बड़ा डेटा है उसको पार्टीशन कर लो, और फिर पेयर वाइज जॉइन ले लो, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेस हैश जॉइन। तुमको याद रखना है कि इसको यूज कब करना है, जब तुम्हारे पास मेमोरी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है ब्रॉडकास्ट जॉइन, रेप्लिकेटेड जॉइन। इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक टेबल बहुत बड़ा होता है और दूसरा टेबल छोटा सा होता है। जैसे तुम एग्जांपल देख सकते हो, एक में हमारे पास 1 मिलियन रोज है और दूसरे में 10 बिलियन रोज है, ठीक है। यानी कि ऐसे समझो हमारे पास 2 डेटाबेस है। एक डेटाबेस है हमारे पास 100 GB का, ठीक है, कितने का, 100 GB का, 100 GB। और दूसरा डेटाबेस हमारे पास है कितने का, 200 MB का, ठीक है। तो तुम ये देखोगे तो ये जो हमारे पास दूसरा डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो ब्रॉडकास्ट जॉइन क्या बोलते हैं कि एक काम करो, क्योंकि ये डेटाबेस इतना छोटा है, तो तुम इसको हर एक साइट पे रेप्लिकेट कर दो, यानी हर एक साइट पे जितनी भी साइट तुम्हारे पास है इसको हर एक जगह स्टोर कर दो। ताकि क्या होगा कि हर एक साइट जब लोकल ज्वाइन करेगी तो उनके पास ये पूरा टेबल रहेगा, तो वो पैरेलल में ये काम कर पाएंगे, ठीक है। बस इतना सा आइडिया है। फिर से 3 फेज है। पहला फेज है ब्रॉडकास्ट, कि जो भी स्मॉलर रिलेशन है उसको तुम कंप्लीटली हर एक नोड पे रेप्लिकेट कर दो, ठीक है। फिर लोकल ज्वाइन परफॉर्म करो, वही हैश ज्वाइन होगा यहाँ पे भी। और फिर वही थर्ड फेज है कि उसका तुम रिजल्ट का यूनियन ले लो कोऑर्डिनेटर पे, ठीक है। इसका भी कॉस्ट एनालिसिस तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, और नीचे तुमको एक टेबल मिल जाएगा जिसमें हमने साइड बाय साइड कंपेयर करा हुआ है इन तीनों की कॉस्ट को, ठीक है। तो अब एक बात समझो कि ग्रेस हैश जॉइन हमने कब किया था, जब दोनों रिलेशन इतने बड़े थे कि वो मेमोरी में फिट ही नहीं हो रहे थे, ठीक है। और ये हमने किया था जब दोनों रिलेशन बड़े थे पर वो मेमोरी में फिट हो जा रहे थे। तो ग्रेस हैश जॉइन में तुम देखोगे तो इन दोनों की कॉस्ट ना ऑलमोस्ट सेम है। बस ग्रेस हैश जॉइन में ये एक थोड़ा सा फैक्टर ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हैश टेबल था वो हम रैम में स्टोर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमको इसको पार्टीशन करके डिस्क में स्टोर करना पड़ा, तो जो डिस्क का इनपुट आउटपुट टाइम है हमारे पास वो ऐड हो जा रहा है। तो याद रखना कि पार्टीशन में हमारे पास कॉस्ट कम लगती है, पर ग्रेस में ज़्यादा लगती है, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट में तो कम ही है, क्योंकि एक साइड का डेटा बहुत हमारे पास कम है, ठीक है। तो बस इतना ही हमारे पास था। एक ये पैरेलल एग्रीगेशन है, और ये भी हम इसको पैरेलल में रन कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लास्ट टॉपिक हमारे पास है लोड बैलेंसिंग एंड डेटा स्क्यू, ठीक है। तो देखो लोड बैलेंसिंग का मतलब समझो। हम बोल रहे हैं कि हम एक डेटा को पार्टीशन करके मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल नोड्स। हमने मान लो 4 नोड क्रिएट कर दिए, और हमने ऊपर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने क्या बोला था कि पहले जो हम काम है वो 100 सेकंड में कर रहे थे। अब ये सारे मिलके काम 10-10 सेकंड में कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने मेरा मेन आइडिया था हमारा, ठीक है। अब लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि तुमने 4 नोड बनाए, ठीक है। इन तीनों ने अपना काम खत्म कर दिया 10 सेकंड में, पर इस वाले को लग रहे हैं 60 सेकंड। तुम समझ रहे हो मतलब?
तुमने डेटा को पार्टीशन इस तरह करा है कि इनके पास तो काम कम था, इन्होंने 10 सेकंड में अपना काम खत्म कर दिया, पर इस वाले नोड के पास इतना ज्यादा काम आ गया कि इसको काम खत्म करने में कितने लग रहे हैं, 60 सेकंड। तो क्या होगा कि जो बाकी के 50 सेकंड है उसमें ये वाला अकेला काम करेगा और ये वाले जो है बैठ के मौज करेंगे आराम से, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं लोड बैलेंसिंग, मतलब कि लोड को ऐसे बैलेंस करना ताकि ये कंडीशन हमारे पास अराइज ना हो कि एक नोड अकेला बेचारा लगा हुआ है और बाकी आराम कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। और डेटा स्क्यू मतलब वही है कि हमारा डेटा ऐसे था कि जब हमने डेटा को पार्टीशन किया तो एक नोड में बहुत ज़्यादा डेटा चला गया और बाकियों में कम डेटा गया, ठीक है। मान लो इंटू नोड में गए 100 रोज, ठीक है, 100, इसमें भी गए 100 और इसमें हमारे पास चले गए 1 लाख, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि डेटा ज़्यादा आ गया तो इस पे हमको लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए? ऑल ऑल ओके, ठीक है। तो अब हम एक बार यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्म ऑफ स्क्यू कि ये जो डेटा स्क्यू की हम बात कर रहे हैं कि डेटा स्क्यू एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सम पार्टीशनिंग के बाद सिग्निफिकेंटली मोर डेटा है देन अदर्स, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेटा स्क्यू। तो डेटा स्क्यू हमारे पास 4 कंडीशन में मेनली जो है अकर होता है। सबसे पहले कि एट्रीब्यूट वैल्यू स्क्यू, ठीक है, मतलब तुमने जो डेटा को पार्टीशन किया मान लो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, ठीक है। तो अगर तुम डेटा को पार्टीशन करोगे कंट्री के बेसिस पे और कंट्री पे भी मान लो पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो क्या होगा, जो 3 हमारे पास बिगेस्ट कंट्रीज है, इंडिया, चाइना और यूएसए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जिन भी 3 नोड में ये जाएंगे उनके पास जो डेटा है वो बाकी नोड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हम एट्रीब्यूट वैल्यू पे या कोई ऐसी एट्रीब्यूट पे अगर हम पार्टीशन करते हैं, हाँ, तो जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो डेटा स्क्यू की कंडीशन हमारे पास है वो अकर होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको पार्टीशन कौन से एट्रीब्यूट के बेस पे करना है, जिसमें यूनिक वैल्यूज बहुत ज्यादा हो या जिसकी कार्डिनैलिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। कार्डिनैलिटी मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज है। तो अगर कोई हमारे पास ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी यूनिक वैल्यूज ही 1 मिलियन है, ठीक है, तो 1 मिलियन यूनिक वैल्यूज अगर है तो उसमें डेटा स्क्यू के चांस कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें पार्टीशन इतने ज़्यादा क्रिएट होते हैं, समझ गए। तो दूसरा हमारे पास है टपल प्लेसमेंट स्क्यू। वही बात है कि तुमने वही ऐसे चूज किया, रेंज ऐसे चूज करी कि कुछ जो पार्टीशन है उनके पास बहुत ज़्यादा टपल चले गए, ठीक है। तीसरा हमारे पास है सिलेक्टिविटी स्क्यू, ठीक है। मान लो तुमने डेटा तो अच्छे से वो हो गया पूरा ठीक से बिल्कुल बढ़िया से, पर फिर क्या हुआ, जो क्वेरी आई, क्वेरी तुमसे पूछ रही है कि सैलरी ग्रेटर देन 50 लाख, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 50 लाख वाला तुमने ऐसे पार्टीशन किया कि तुम्हारे पास जो 3 पार्टीशन है उसमें तो 50 लाख वाले बस एक या दो ही है, पर जो तुम्हारे पास लास्ट वाला है उसमें तुम्हारे पास ग्रेटर देन 50 लाख वाले बहुत एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगी इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव स्क्यू में। यानी कि जो क्वेरी थी जब तुम उसमें सिलेक्ट ऑपरेशन यूज कर रहे हो तब उसकी वजह से तुम्हारे पास डेटा स्क्यू हो गया। और एक ऐसे ही हमारे पास आता है रिडिस्ट्रीब्यूशन स्क्यू कि अगर तुम पैरेलल ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उस समय भी तुम्हारे पास रिडिस्ट्रीब्यूशन स्क्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फॉर्म ऑफ स्क्यू। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना कि हाँ 4 तरीके के होते हैं। जैसे कंट्री वाला एग्जांपल याद रखना, सिलेक्टिविटी वाला याद रखना कि सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख। हो सकता है किसी एक नोड में बहुत सारे लोग हो जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा हो, पर बाकी नोड में बहुत कम ऐसे इंसान हो, ठीक है। और ये है रिडिस्ट्रीब्यूशन स्क्यू। तो इसको ये ठीक करने के कुछ हमारे पास तरीके हैं कि हैश पार्टीशनिंग यूज़ करो अगर बहुत ज़्यादा कोई हाई कार्डिनैलिटी की है तो, यानी कि यूएसए वाला है उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं उसको हैश पार्टीशन कर दो। ये हमारे पास एक तरीका है। फिर एक हमारे पास है डायनामिक लोड बैलेंसिंग, वही ये तरीका आ गया हमारे पास कि डायनामिक लोड बैलेंस करो, ताकि इससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसा नोड है जो अभी भी काम करे जा रहा है पर बाकियों का काम खत्म हो गया है, तो इससे थोड़ा सा काम लेके उनको ट्रांसफर कर दो कि चलो भाई तुम्हारा दोस्त अकेले क्यों काम करे, तुम भी काम पे लग जाओ। इसी को हम बोलते हैं डायनामिक लोड बैलेंसिंग, ठीक है। सिंपल सा आइडिया है। और बस यही था हमारा, इतना ही था किसमें, लोड बैलेंसिंग में और डेटा स्क्यू में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। इस चैप्टर में तुमको डेफिनेशन क्या क्या याद रखनी है, पैरेलल डेटाबेस की, स्पीड अप की, स्केल अप की। 3 हमारे पास आर्किटेक्चर थे, शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क, शेयर्ड नथिंग, इंट्रा क्वेरी एंड इंटर क्वेरी पैरेललिज्म, ठीक है। और बस ये इंटर क्वेरी के अंदर ही दो आते हैं, इंटर ऑपरेटर, इंट्रा ऑपरेटर और डेटा स्क्यू, ठीक है। डायग्राम से तीनों मैंने तुमको दिखा दिए, सिंपल सा डायग्राम है। ऊपर बहुत सारे सीपीयू बना दो 4-5, ठीक है।
बीच में तुम्हारे पास एक शेयर्ड मीडियम आएगा, और नीचे अगर मेमोरी शेयर हो रही है तो इधर मेमोरी, इधर डिस्क। अगर मेमोरी नहीं है तो ये पूरा डिस्क हो जाएगा, और शेयर नथिंग में तो नीचे कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है, याद रखना है इसको, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम एक बार नीचे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट फ्रॉम पीवाईक्यू एनालिसिस। तो एक्सप्लेन डिफरेंट पैरेलल डेटाबेस आर्किटेक्चर, वो 3 आर्किटेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं 7 नंबर का। शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क, शेयर्ड नथिंग। ठीक है, गोल ऑफ पैरेलल आर्किटेक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में, कि लीनियर स्केल अप, नियर लीनियर स्केल अप और स्पीड अप। और हमको क्या चाहिए, ये 2 गोल हमारे पास थे, और एक और गोल हमारे पास 5 गोल थे इन टोटल। ठीक है, लीनियर स्केल अप वाला तो तुमको याद रखना ही है, वो तो भूलना ही मत। कहाँ गए गोल हमारे पास, हाँ ये रहे। ठीक है, लीनियर स्केल अप परफॉर्मेंस और हाई थ्रूपुट हमको चाहिए, बिग डेटा का सपोर्ट चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इन गोल्स को भी याद रखना। और अगला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो ये गोल हमने देख लिए। फिर था डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, वो टेबल हमारे पास पूरा था, वो हम देख चुके हैं। फिर है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, ये हमने अच्छे से देख लिया। फिर था पैरेलल आर्किटेक्चर यूज्ड इन पीडीबीएमएस। ठीक है, पीडीबीस, अच्छा पैरेलल डेटाबेसेस, तो यही वही फिर से आर्किटेक्चर पूछ रहे हैं। तो इनको तुम पे यहाँ पे 1 नंबर का था, तो बस नाम लिखना था कि शेयर्ड मेमोरी या शेयर्ड डिस्क या फिर शेयर्ड नथिंग, कोई एक भी नाम लिखते तो तुमको यहाँ पे नंबर मिल जाते। ठीक है, फिर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट एग्जाम, फिर से भैया 3 आर्किटेक्चर, ये तो तुमको याद रखना ही है, विद डायग्राम एंड कंपैरिजन और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूट, डिस्कस फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म, इंटर क्वेरी, इंट्रा क्वेरी, और इंट्रा क्वेरी के अंदर हमारे पास कुछ 2 और आते हैं, इनको याद रखना। ठीक है, फिर डिफाइन स्पीड अप एंड स्केल अप, सिंपल है। और डिस्कस रीजन फॉर सब लीनियर स्पीड अप। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो विच आर्किटेक्चर है द हाईएस्ट स्केलेबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, शेयर्ड नथिंग वाला। ठीक है, फिर ये हमारे पास है कि रनिंग डिफरेंट ऑपरेटर ऑफ द सेम क्वेरी, क्योंकि क्वेरी सेम है पर ऑपरेटर डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर ऑपरेटर। इंट्रा क्वेरी मतलब है सेम क्वेरी, और इंटर मतलब है डिफरेंट। ठीक है, फिर वन वर्ड में अगर हम देखें तो नेम द पार्टीशनिंग स्ट्रेटेजी दैट सेंड टपल आई टू प्रोसेसर आई मॉडर्न, ये हम देख चुके हैं, ये क्या करता है, राउंड रॉबिन। और अगर हैश होता है तो यहाँ पे लिखा होता है हैश ऑफ आई मॉडर्न। ठीक है, शॉर्ट में क्या है कि वाई डज एडिंग नोट्स ओनली गिव सब लीनियर स्पीड अप इन प्रैक्टिस। तो इसका आंसर तुमको याद रखना है, स्टार्टअप हो सकता है, क्योंकि उनको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा सिस्टम को, इंटरफेरेंस हो सकता है और स्क्यू हो सकता है। ठीक है, और फिर ये तुम्हारे पास एक लॉन्ग का आंसर है कि एक शेयर नथिंग क्लस्टर है एन नोड्स का, रन अ पैरेलल हैश जॉइन ऑन रिलेशन आर 10 जीबी एंड एस 200 MB। देखो मैं यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि एक रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और एक रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे कौन सा जॉइन लगेगा, यहाँ पे लगेगा ब्रॉडकास्ट जॉइन। क्यों लगेगा तुमको वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सी यूनिट है। तो बस इसी के साथ हम अपनी यूनिट 5 भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस यूनिट में मैं थोड़ा सा फास्ट किया, क्योंकि एक तो इस यूनिट में इतना कुछ समझाने के लिए था नहीं। ठीक है, सिंपल सी यूनिट है, और बहुत ज़्यादा वोलाटाइल यूनिट है, कि अगर आएगी तो हो सकता है अच्छे नंबर की आ जाए, या फिर हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो इस यूनिट में तुमको ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। ठीक है, बस जितना मैंने बताया है उतना डेफिनेशन वगैरह याद रखना, और डायग्राम याद रखना, ये टेबल कंपैरिजन टेबल याद रखना, डायग्राम याद रखना, और हर एक आर्किटेक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद रखना। ठीक है, इसी के साथ यूनिट 5 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम एक बार सिलेबस पे वापस जाए, तो इस वीडियो के साथ साथ हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया है। हमने यूनिट 1 ख़त्म कर ली, यूनिट 2 ख़त्म कर ली, यूनिट 3 का ये पहला पार्ट ख़त्म कर लिया, यूनिट 4 हमारी ख़त्म हो चुकी है, और अब हमारी यूनिट 5 भी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, एक ये छोटी सी यूनिट बची है हमारे पास, वो भी यूनिट 5 की तरह ही है। ठीक है, बस तीन तीन छोटे छोटे टॉपिक है, और उसमें भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है कि अगर आ गया तो अच्छा आ जाएगा, वरना 3-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो बस 80% सिलेबस हमारे पास कवर हो चुका है, 4 कंप्लीट यूनिट, और यूनिट 3 का हमारे पास 2 पार्ट बचे हैं। तो एक वीडियो इसके लिए और 2 वीडियो इनके लिए, 3 वीडियो बनानी बची है, और उसके बाद ये पूरा जो सिलेबस है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वेल एंड गुड।